बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी खबर से करते हैं। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रिसीव हुए हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कंफर्मेशन दे दी है। आज सुबह वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने एक सुपर टैक्स लगाया। सुपर टैक्स इस मद में लगाया कि जो लोग 1.5 करोड़ प्लस कमाते हैं पर एनम, उन पे 1% टैक्स लगेगा। जो 2 करोड़ प्लस कमाते हैं वो उस पर 2% लगेगा। जो 3 करोड़ कमाते हैं उनके ऊपर 3% लगेगा और जो 3.5 करोड़ कमाते हैं उन पे 4% टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ उन्होंने 10% एडिशनल टैक्स लगाया स्टील के ऊपर, सीमेंट पर, शुगर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, ऑटो इंडस्ट्री, हवाबाजी, फर्टिलाइज़र्स, बैंकिंग, एनर्जी और टर्मिनल, इनके ऊपर। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि स्टॉक मार्केट जो थी वो तकरीबन 2000 पॉइंट्स डिप पर गई और आज मार्केट 1665 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई। अगर बात करें कि जी इसकी वजह क्या थी, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से लगाई गई, आज सुबह एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा, अपनी माशी टीम के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने इस चीज़ का कहा कि हम ये एक वन टाइम टैक्स लगाने जा रहे हैं और अमीरों के ऊपर लगाने जा रहे हैं। लेकिन फिर स्टॉक मार्केट भी अमीरों की होती है, तो अमीरों ने बिल्कुल बता दिया कि अगर उनको तंग किया जाएगा या उनके साथ आप अगर पोकिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है, उन्होंने जो इस वक्त स्टार्ट किया है, जो मौशी टीम है उनकी, वो कहती है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, इतने टैक्सेस नहीं लगने चाहिए थे। शौकत तरीन साहब ने भी आज इसी चीज़ का बताया कि जी इतने टैक्सेस नहीं लगने चाहिए थे जितने टैक्सेस लगाए गए हैं और इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये टैक्स लगाए गए हैं और वन टाइम लगाए गए हैं, और ये जिनकी इनकम स्प्रेड जो इनकम पर एनम है, अगर वो इस ब्रैकेट के अंदर हैं और वो 1%, 2%, 3% इसके हिसाब से देते हैं, और उसके इम्पैक्ट ये है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर शायद हो सके, तो इसमें हर्ज क्या है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे। और सेकेंडली, नैब का तरमीमी बिल 2022 पास हो गया है। पहले नेशनल असेंबली ने इसको पास किया, फिर सेनेट ने पास किया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, उसके बाद ये जॉइंट सेशन में गया, जॉइंट सेशन से पास हुआ और उसके बाद ये दोबारा प्रेसिडेंट के पास गया। लेकिन प्रेसिडेंट ने इस पर फिर भी साइन नहीं किए, लेकिन इस वक्त ये बिल अप्रूव हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन इब्राहिम खान ने, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, थैंक यू वेरी मच जी। मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी, आप एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अलीना, लेट मी स्टार्ट विद यू। अलीना, ये सुपर टैक्स और उसके बाद स्टॉक मार्केट, ये क्या हुआ आज सारा दिन? अमीरों के ऊपर टैक्स लगा तो स्टॉक मार्केट की एकदम ऐसे रिबटल आया स्टॉक मार्केट की तरफ से कि पता नहीं जी कितना बड़ा जुल्म हो गया। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है इस वक्त आज जो ये सुपर टैक्स लगा है। जी, बहुत शुक्रिया मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे ये ऐलान सामने आया, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जैसे ही इसका ऐलान किया गया तो फौरन ही मार्केट ने रिएक्ट किया, और शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, वो उन्होंने जिस तरह से कहा कि जी ये मार्केट और इन्वेस्टर्स का एतमाद और एतबार का फुकदान है मौजूदा हुकूमत पर, जिसकी वजह से ये मार्केट रिएक्ट करी। आपको याद होगा जब इस हुकूमत ने टेक ओवर किया था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब को घर बेचकर जब ये आए थे, तो शहबाज शरीफ साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि जी डॉलर नीचे गया है, रुपए में जो है वो इस्तेहकाम आया है, स्टॉक मार्केट बड़ा पॉजिटिव रिएक्ट किया है, दैट शोड कि इन्वेस्टर की एंटिसिपेशन या एक अच्छा एक सेंटिमेंट्स नजर आ रहे थे। मार्केट भी उस चीज को बड़े पॉजिटिवली ले रही थी कि चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। लेकिन फिर टाइमली डिसीजंस ना होना, जो मईशत को लेके आपने जो फैसले करने थे उसमें ताखीर, या इनको उस वक्त ये भी नहीं पता था कि ये हुकूमत में कितने अरसे के लिए आए हैं, तो लिहाजा उसका हमने एक रिएक्शन देखा, खमियाजा देखा कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बरकरार रही। डॉलर आपको 214 तक, तकरीबन 213 214 तक की नफसियाती हद जो है वो अबूर करता हुआ दिखाई दिया। सो आज भी कुछ इसी तरह के नजर आ रहे हैं। अब मंसूर, 10% सुपर टैक्स की इम्पोजिशन, अच्छा सुपर टैक्स होता है इन एडिशन टू द बेसिक टैक्स। आप
जो है इसको लगा रहे हैं सनतों पर, ठीक है, आपने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को आप लेकर आ रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि जी बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इंडस्ट्रीज क्लोजर की तरफ जा रही हैं, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और हम जो मसाइल का हम बात करते हैं, और फिर आज आप बारहा इस बात पे स्ट्रेस करते आए कि गरीब इससे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये अमीरों पर टैक्स लागू किया गया है। अमीरों पर आप सिर्फ टैक्स लागू कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। इस वक्त आपका जो कोर फोकस होना चाहिए उन लोगों को टैक्स सेक्टर नेट में लेकर आने के लिए कि जो टैक्स अदा ही नहीं करते हैं, जो ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है, जो कि जो इवेड कर लेते हैं टैक्सेस बगैर दिए जो है वो बच जाते हैं, आपने उनको लेकर आना है, उनको नॉन फाइलर्स को आपने टैक्स के जमरे में लेकर आना है, जो कि हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप अगर इंडस्ट्रीज को मंसूर टैक्स लगाते हैं उन पर एडिशनली, वो ऑलरेडी 30% से ज्यादा टैक्सेस इंडस्ट्रीज मैक्सिमम भुगत रही हैं, तो आप एडिशनली अगर लेके जाते हैं तो ये तो और मजीद फिगर्स जो है 40-50% तक पे जा रही है। आप एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर पे आएगा, इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे पूरा करेंगी, अमीर लोग कैसे पूरा करेंगे, वो कंज्यूमर से निकल पाएंगे ना। मैं बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अली गौहर बलोच की तरफ चलते हैं। अली भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, बट आई एम ग्रेटफुल आप मेरे साथ हैं। अली भाई ज़रा मुझे बताइएगा, ये आप लोगों ने आज सुपर लगाया, उसके बाद स्टॉक मार्केट बिल्कुल रिबटल कर गई, 2000 पॉइंट पहले नेगेटिव गई, फिर वो अल्लाह अल्लाह करके जुमा ब्रेक आ गई, जुमा ब्रेक के बाद 1665 पॉइंट के ऊपर कराची स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हुई है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब हर थोड़ी देर बाद एक ट्वीट कर रहे हैं कि ये इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। आज सुबह शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की अपनी मौशी टीम के साथ। करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? और ये जिस तरह अलीना कह रही है, ये जितनों को आप टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे उस मजदूर, उस जिसको वो बेच रहा है प्रोडक्ट, उससे लेना है। आम आदमी की जिंदगी तो उस तरह की उस तरह है। वो जो बयानबाजी थी शहबाज शरीफ साहब की सुबह के वक्त के, जी अमीरों से लेकर गरीबों को, ये गरीबों की जान ही निकालनी है इन्होंने, अमीरों की जान नहीं निकलनी इस सारी सिचुएशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, बात यह है कि ये तो पाकिस्तान के जितने भी मकातब फिक्र हैं, जिसमें सहाफ़ी हैं, जिसमें सियासतदान हैं, जिसमें जितने भी दीगर हमारे शोबाजात के माहिरीन हैं, हमेशा इस बात पर बहस हुई है कि जो साहिब सरवत लोग हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, वो तबकात जो के टैक्स दे सकते हैं, वो पाकिस्तान में उतना टैक्स नहीं देते कि जितना उनको पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अभी सूरत-ए-हाल ये है कि आप देखें कि बेशुमार तो हमारे मुल्क में वो तबका है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और हमेशा से बोझ उन्हीं पर पड़ता है, इस वजह से कि जो हमारे वो तबका है जो कि टैक्स अदा कर सकता है, वो कंट्रीब्यूट तो करता है, लेकिन इस हद तक नहीं करता कि जिस हद तक उसको करना चाहिए, जिसमें बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जिसमें हमारे बड़े ताजर आ जाते हैं, जिसमें हमारे दीगर शोबाजात के जिनकी अर्निंग ज्यादा है। ये सुपर टैक्स के नाम से इसलिए टैक्स लगाया गया है कि उन तबकात पर इस चीज का असर ना पड़े कि जो के मतलब है वो हमारे ऑलरेडी पिसे हुए तबकात हैं, और इनके जरिए भी हम ये वही मिशन है जिसमें पैसा, इसकी रोटेशन अमीर लोगों से लेकर उन तबकात तक इसके असरात पहुंचाना है जो ऑलरेडी काफी चीजों से और काफी महरूमियों का शिकार तबका है। लेकिन अली भाई, मेरी बात का आपका पॉइंट ठीक है, मुझे एक चीज बताएं, आपकी सोच ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉवर्टी लाइन इनको एड्रेस करना चाहिए, जो नहीं इस काबिल उनको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन तीन मेजर चीजें हैं। रुपी आज की तारीख तक आप लोगों के हाथ में नहीं है, वो यूं हिलता है, और पूरे आपके इकोनॉमिस्ट मुल्क के कहते हैं कि मार्केट करेक्शन करेगी, लेकिन मार्केट एज ऑफ टुडे कोई करेक्शन नहीं कर रही। नंबर वन, स्टॉक मार्केट आपके हाथ से निकली हुई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जा रही हूं, शेयर्स की क्या सिचुएशन चल रही है। और तीसरा, ये जो आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं, ये लोग जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ साबे हैसियत हैं और देना चाहते हैं, आपको किस तरह लगता है कि वो इस तरह से आपको वो दे देंगे? आपको क्या पता है कि वो अब और ऑल्टरनेट वेज निकालेंगे इसके लिए, और इंपैक्ट उसका आम आदमी की जिंदगी पर आ जाना है। बात ये है कि जो भी कोई बिजनेस होता है, वो उसमें जो भी मुनाफा कमाता है उसकी पहले भी कोशिश होती है। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पर टैक्स बचाया जाता है।
और आपको पता है कि यहाँ पर टैक्स चोरी किया जाता है। ये तो पूरे पूरे पाकिस्तान में, और इन्हीं चीजों पर बैठकर हम बहस कर रहे होते हैं। जहां पर हमने ये टैक्स लगाया है वहां पर हमने उन अपनी लीकेजेस को भी कंट्रोल करना है, ये भी एक हकीकत है। देखिए, लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है काजी कि जिन्होंने 4.25 साल इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, आज वो अरस्तु आकर ये लेक्चर देते हैं कि इस मुल्क की मईशत 3 महीनों में तबाह हो गई है। उनको 4.25 साल में मईशत तबाह होती नजर नहीं आई। अली भाई ठीक, ये 4.25 साल वालों पे भी मैं जरा चलता हूं। 4.25 साल वाले भी हमारे साथ ही हैं। इब्राहिम खान साहब, थैंक यू वेरी मच इब्राहिम भाई। 4.25 साल आप लोगों की हुकूमत रही। आज शौकत तरीन साहब, आज मुजम्मिल साहब आके कह रहे हैं कि जी जो हुकूमत इस वक्त ये इक़दामात ले रही है ये तो तबाहकुन इक़दामात हैं, इसके बाद तो मुल्क दिवालिया होने से कोई रोक नहीं सकता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हर तकरीर में कह रहे हैं कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। इन्वेस्टर कहां से आएगा मुल्क के अंदर अगर इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगी मुल्क की? पॉलिटिकल सिचुएशन को तो आप एक चीज तरफ रख दें। आज इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, बेसिकली ये सुपर इम्पोज्ड गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात ये देखें, समझने की जरूरत है। और इनको एक, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इनको लाया ही इसलिए गया है कि आपने मुल्क का दिवालिया निकालना है। देखिए, जिस वक्त ये गवर्नमेंट छोड़ के गए थे तो तकरीबन 3800 अरब रुपए इनकी टैक्स कलेक्शन थी, जिसको कि हम 6000 अरब रुपए पे लेके गए। आपकी हाईएस्ट जो है आपकी जीडीपी जो है ये 5.6 पे छोड़ के गए थे, हम कोविड के बावजूद उसको 6.0 पे लेके गए, 6% पे सालाना पे। आपकी हाईएस्ट जो है वो एक्सपोर्ट थी $33 बिलियन की। आपकी हाईएस्ट फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो आपकी जो है $31 बिलियन पे। और मुल्क एक सिमत पे चल पड़ा था, एक पटरी पे चल पड़ा था, मामला बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे थे। ये जो दो खानदान हैं, मैं जमातों को नहीं कहूँगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। ये जो दो खानदान है, जितना जो रिस्क हलाल इन्होंने पिछले 35 साल में कमाया है वो सारा बाहर शिफ्ट है। और उधर उन्होंने हुक्मनामा यही जारी हुआ है कि आप इसका दिवालिया करें ताकि ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स तक एक्सेस हासिल कर सकें थ्रू इकोनॉमिक एनफोर्समेंट। और ये उस तरह के, देखिए मुझे ये बताए, सीमेंट पे टैक्स लगाएंगे तो किसने देना सीमेंट का पैसा? ठीक है, आपकी लाइन ड्रॉप हुई है। अलीना, आपकी तरफ में आता हूं। सुपर इम्पोज्ड गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स लगा दिया है, इब्राहिम खान साहब ये कह रहे हैं। लेकिन अब एक आम आदमी का जरा मैं इस पूरी सिचुएशन में एनालिसिस करते हैं। आपने सुपर टैक्स लगा दिया, जिनके उनका 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ है उसके ऊपर लगा दिया, और सारा कुछ आम आदमी जो उन फैक्ट्रीज में काम कर रहा है वो फैक्ट्रीज कहेंगी जी अब हम उस तरह काम ही नहीं कर सक रहे, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हम लोग काम ही नहीं कर सकते, हम लॉसेस में हैं। इफेक्ट कौन होने जा रहा है इस सारी सिचुएशन में? एंड कंज्यूमर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किस तरह से आपकी इंडस्ट्री सरवाइव करेंगी? आपका ऑलरेडी मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी नजर आ रही है सिंस लास्ट सितंबर। और इस वक्त हाल ये है, अखराजात अली गौहर साहब बल्कि इस बात को एंडोर्स भी जरूर कर सकते हैं कि जी आपके फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए, पूरी हुकूमत को चलाने के लिए 550 550 अरब रुपए तक का कहा जा रहा है। साथ साथ आपके इस वक्त काबीना में फेडरल मिनिस्टर्स की तादाद 34 है, आपके जो एसएपीएम्स हैं वो 11 के करीब हैं, आपके स्टेट मिनिस्टर्स 6 है, आपके एडवाइजर्स 4 हैं। तो वजीर आजम की जो काबीना है वो इतने लोगों पर मुश्तमिल है, 55 के करीब, जो कि एक फिगर बन जाता है। सो अखराजात आप किस तरह से कर्टेल कर सकते हैं? ये तो ऑस्टेरिटी मेजर्स और ये तमाम चीजों को जो अनाउंसमेंट की जाती है वो तो सिर्फ एक मेरे ख्याल से सिंबॉलिक ही हद तक नजर आ रहा होता है। हकीकी मायनों में आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की बोली थी कि ऐसे माहौल में आप एक साजगार माहौल बनाते हैं, आप अपने लोकल इन्वेस्टर्स को, आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करते हैं, आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स आपका लोकल इन्वेस्टर्स देख रहा होता है। और उसके बाद आपकी, मैं सिर्फ एक नॉर्थ अमेरिका का मंसूर यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूंगी, जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी से और तकरीबन कहा जाता है $120 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स वो रखते हैं। वो पाकिस्तान आने मांगते हैं, लेकिन किन वजूहात के बेसिस पे वो पाकिस्तान नहीं आ सकते कि भाई यहाँ पर हाल ये है निजाम का कि रिश्वत देकर भी काम नहीं हो रहा होता है, रेड टेपिज्म नजर आता है, एक्सेसिवली एक लॉज वगैरह के एक ओवरबर्डन नजर आते हैं, तो लोग
अपना सरमाया ऑलरेडी यहाँ से दूसरी जगहों को मुंतकिल करने की तरफ जाएंगे, तरजीह देंगे। टैक्स सेफ हेवंस जहां पर उनको टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो उन ममालिक की तरफ लेके जाएंगे। ये जो कल्चर है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि वो जो कल्चर है, अमीरों को टैक्स हमने कर दिया, अमीरों को, भाई आप ऑलरेडी टैक्स, इस वक्त अली गौहर साहब से भी बहुत एहतराम के साथ, आप ऑलरेडी टैक्स लोगों को उन मजीद टैक्स कर रहे हैं, आप अनटैक्स सेक्टर को नहीं टैप कर रहे। 3.3 मिलियन के करीब आपके इस वक्त टैक्स पेयर्स की तादाद है, जो टैक्स फाइलर्स है। नॉन फाइलर्स जो है 220 मिलियन की आबादी में, 23 करोड़ की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 33 लाख लोग जो है वो टैक्स दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है इस मुल्क के लिए। सो नॉन फाइलर्स को आपने कैसे टैक्स नेट में लेकर आना है, टैक्स बेस को कैसे बढ़ाना है, आपके पास फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसीज की कमी नहीं है इस मुल्क में। आप बिल्कुल मशवरे और एडवाइसेस ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो हुकूमत ऐसा लग रहा है जैसे पैनिक का शिकार है गालिबन, या बहुत डायरेक्शनलेस या क्लूलेस नजर आ रही है कि उनको करना क्या है। अल्टीमेटली इस पूरे का बर्डन अवाम भुगतेगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगी। मंसूर, ये भी मुझे कह लेने दीजिए, आपने इंपोर्ट्स रोकी थी ना, जो गैर जरूरी अशिया की, आपने इंपोर्ट्स में पाबंदी आयद की थी अभी कुछ टाइम पहले ही, इस मौजूदा हुकूमत ने की थी। आपने लोकल इंडस्ट्रीज को कितना इंकरेज किया है। अब मैं अगर टूथपेस्ट आपने बाहर से जो हम अगर लेकर आते थे, आपने उसकी इंपोर्ट बंद कर दी है। सो मैं लोकल की तरफ जाऊंगी, लोकल का क्या पैसा कीमत बढ़ेगी नहीं? जब आपके बेवरेजेस पे आप 10% टैक्स लगा देंगे तो क्या जूसेस, ड्रिंक्स वगैरह की पॉइंट आ गया आपका, तो इसका भुगत रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम इसको नहीं भुगतेगी? आवाम को नहीं लग रहा है। अली भाई, अब आपकी तरफ में आता हूं, जरा दो चीजें हैं मुझे आपने ये बतानी है, एक आम आदमी को समझानी भी जरूरी है। आप बढ़ा रहे हैं टैक्सेस, आप कह रहे हैं नॉन टैक्सेबल को टैक्सेबल करते हैं, और जो साहबे हैसियत लोग हैं इनको टैक्सेबल करने जा रहे हैं। अलीना वाली बात, हम वो कैटेगरी है, हम वो क्लास है कि हमारी सैलरी क्रेडिट होने से पहले टैक्स कट चुका होता है। हम कोई चीज खरीदने जाएं पहले टैक्स देते हैं, फिर कुछ हमें मिलता है। इस सारी सिचुएशन में आप जो कहते हैं जी टैक्स इनिशिएटिव देने हैं या इंसेंटिवाइज करना है, सर वो ममालिक जो 30-40% टैक्स एक आम आदमी से लेते हैं, वो उसकी जिंदगी की, उसकी पढ़ाई की, उसकी बीमारी की सिक्योरिटी देते हैं। हम तो कुछ भी नहीं दे रहे। हम तो सड़क पे जाएं तो हमारे साथ जो ये सार्जेंट हाल करता है, वो वार्डन, वो कोई नहीं बता सकता। तो ये इतने टैक्सेस का क्या करेंगे आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है, आप आवाज आ रही है आजकल। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैंने बिल्कुल वो श्रीमती साहिबा की भी बात, अलीना साहिबा की सुनी है, और मैं एक बात से तो उनकी बात से बात करता हूँ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे मुल्क में ये रुझान कम है कि हम अपना टैक्स का जो नेटवर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाते। और इनका बात करने के जो मुझे मकसद समझ आएगी, यही कहना चाह रही है कि हम जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं, हम उन्हीं के ऊपर ज्यादा बोझ डालते हैं। एक तो जरूर जब हम अपने टारगेट बढ़ा रहे हैं टैक्स के, तो इसका मतलब ये जरूर है कि हम, हमारी हुकूमत जो है वो टैक्स नेट में बाकी लोगों को भी लाना चाह रही है। और इस वक्त क्योंकि मेरा बिजनेस में भी है, मैं बाकी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा फार्मिंग एग्रीकल्चर में भी है। यकीन करें कि हमें एग्रीकल्चर पर 5% टैक्स पिछली दफा जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने पिछले 4 साल से उठा के लगा दिया था उस टाइम। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने वो टैक्स अदा किया, बाकी लोगों ने भी कुछ ने लिए लगा दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बिल्कुल वो तबकात है जिनको आदत नहीं है टैक्स देने की, उनसे जरूर उनको टैक्स नेट में आना चाहिए। हालांकि सहूलतें वो भी पाकिस्तान की जरूर इंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। यही वजह है कि इम्तियाजी सलूक जो बेचारी और आपकी अगर जब सैलरी की आप बात कर रहे हैं, मार्केट के साथ अगर काजी साहब मेरी और आपकी मजबूरी ना हो कि हमारा सैलरी से जो है वो टैक्स काट गए, तो हम भी शायद टैक्स देने के लिए तैयार ना हो। लेकिन अलमिया ये नहीं है, अलमिया ये है कि हमारा वो तबका वाकई महरूम रहता है उन सहूलियात से, उन लोगों की वजह से कि जो मतलब है कि टैक्स नहीं देते, जो देते हैं उनको भी कुछ नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इब्राहिम भाई। टैक्स देने का इशू नहीं है, और मेरे ख्याल में हमें अब ये चीज समझनी चाहिए बहैसियत कौम कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आज चाइना ने हमें $2 अरब 30 करोड़ दिया है,
आईएमएफ की डील आज रात को कल तक क्लोज होने की उम्मीद है, शुनीद सुनाई जाती है, और शायद चीज़ें कुछ थोड़ी सी अपेरेंटली लगे कि मंडे से कुछ थोड़ी सी मार्केट को भी थोड़ी हलचल कम हो, थोड़ा डॉलर भी थोड़ा एड्रेस हो। लेकिन इशू वहीं पर है, इशू है कि हम पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, हम पूरी दुनिया से जाके कहेंगे खुदा के लिए हम तुम जिस तरह कहते हो आईएमएफ हम उस तरह मुल्क चलाते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो सिस्टम को ठीक करना है वो हम लोग करने से कासिर हैं। और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोगों की हुकूमत थी तो आज की हुकूमत कहती है आप लोग बुरा थे, आप लोग जब आएंगे आप लोग कहेंगे ये लोग बुरे थे। इस लड़ाई और इस जंग के अंदर मुल्क, मईशत, रियासत पीछे रह गई है। देखें इसको टैक्स टू जो अपना जीडीपी रेशो थी वो आप देख लें, हमारी एक्सपोर्ट्स का मैंने आपको पहले जिक्र किया, उस वक्त ये कट गया था फोन, मैं बात मुकम्मल नहीं कर सका। अलीना जिस तरह कह रही हैं आप टैक्स बेस को ब्रॉड करें, ब्रॉडर टैक्स बेस लेके आए जहाँ पे मैक्सिमम लोग टैक्स दें। यहाँ पे मकसद है कि 220 मिलियन में से आप बता रहे हैं कोई 32 मिलियन लोग, 3.2 मिलियन सर, 3.2 मिलियन, 32 लाख टोटल। 3.2 मिलियन देखे ना, 220 मिलियन में से 3.2 मिलियन लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। आप अपना टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉडन करें ताकि आप जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या टैक्स नेट से बाहर है उनको अंडर लाएं। आप इंडस्ट्री पे लगाएंगे, इंडस्ट्री वाला फिर एंड कंज्यूमर पे लगा देगा, उसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर महंगाई करेंगे, फिर लोगों को अजाब में डालेंगे। अब देखिए ना, अब हम जब रशिया से जा रहे थे हम ऑयल का वो करने के लिए, अगर वहां से हमें वो 30% उस पे मिल जाता रिबेट पे या 30% कंसेशन पे ऑयल मिल जाता, आपकी टोटल मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेट ऑयल एंड गैस टुगेदर कोई $33 बिलियन की इंपोर्ट होती है। अब उसमें से अगर आपको $10 बिलियन बच जाता तो ना चाइना के आगे हाथ जोड़ने पड़ते और ना ही आपको जो है ये IMF की गोद में जाना पड़ता। ये लेकिन ये सारा कुछ जो है ये देखिए ना 3 महीने के अंदर अंदर चीजें किस तरह आगे जा रही थी। आपके डैम्स बन रहे थे, इन्होंने जो अपने वक्त में ये बना दिए थे, बिजली बनाने के कारखाने लगा दिए थे ऑयल से, 70% आपकी जनरेशन वहां से हो रही है। तो वो सारे आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तो सारे इन्हीं चीजों में खर्च हो जाते हैं, जबकि आपको इनको चाहिए था, ये 35 साल तक हुकूमत में आते जाते रहे हैं, इनको चाहिए था ये पहले से डैम बनाते, अयूब खान के बाद किसी ने बनाए नहीं थे। इब्राहिम भाई मुझे एक चीज बताएं, इब्राहिम भाई मुझे एक चीज बताइएगा, आपसे मेरा सवाल है, ये जो हम लोग एक ये जो डिस्कशन है आज, एक थोड़ी सी एक कैंडिडेट मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरा ये सवाल आप तीनों से है, ये जो हम हमेशा एक गर्दान चलाते हैं, आप लोग हुकूमत में थे तो आप लोग कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी और नून ने तबाह कर दिया मुल्क। आज अली भाई, अली गौहर बलोच, नून लीग और पीडीएम की जमातें आई हैं, वो कह रही हैं वो जी हम लोगों ने 70 साल में तो कुछ नहीं किया, ये 3 साल 8 महीने के अंदर ही मुल्क तबाह हुआ है। हम इसी डिबेट के अंदर रहेंगे या हम इससे आगे भी कुछ चलेंगे? इब्राहिम भाई जी देखें, आप डिबेट पे किसी के क्लेम्स पे, स्मॉल क्लेम्स हो या टॉल्स, उन पे क्लेम्स पे मत जाएं। आप उठा के जो आपके पास फिगर्स हैं इकोनॉमी के, उनको उठा के देखें। आपकी स्टॉक जी मकसद है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है आपकी, जो है अपना कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, आप सारे फैक्टर्स को उठा के देख लें, आपको हर तरफ से जो है वो तरक्की नजर आई है। इसमें किसी किस्म की कोई ये कोई मेरे कहने से या मेरे क्लेम से नहीं बनना। आप डॉक्यूमेंट्स को उठा के देख लें और इनके जमाने की ग्रोथ देख लें, इनके जमाने का डेट रेशो देख लें टू जीडीपी, हमारे का देख लें, तो आपको मकसद है कि चीजें क्लैरिटी के साथ सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब ये आए हैं ना, इनको पता है। अब देखें, इन्होंने 15% कहा था हम देंगे ये टैक्स, अपना जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 15% इंक्रीज करेंगे, वो वापस ले लिया। अब महंगाई बढ़ा दी है। अब देखें ना, 150 रुपए से किधर 234 रुपए या 32 रुपए पे पेट्रोल कर दिया है। एक अभी और 30 रुपए बढ़ने लगा है। इब्राहिम भाई आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, अभी 30 रुपए और भी बढ़ना है।
मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं तो वही कह रहा हूँ, ये सुपर इम्पोज्ड गवर्नमेंट जो है इसको कुछ और मकासद के लिए लाया गया, मुल्क चलाने के लिए नहीं लाया गया। इब्राहिम भाई मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, हमारी मदद करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक नाज़रीन एक ब्रेक का कहा जा रहा है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने पूरी ज़िंदगी मांगनी है, लोगों के दुनिया के आगे हाथ फैलाना है या आपने खुद कुछ करना है? और अगर आपने खुद कुछ करना है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि वो ठीक है और वो गलत है? और ये सब कुछ छोड़ दें, जो इस मुल्क की अशराफियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेहद दिया हुआ है, वो कब ये सोचेंगे कि हमारा भी कोई किरदार है? इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको हर रोज़ हर हुकूमत आके कहे कि अब हम टैक्स बढ़ाएंगे, अब हम ये करेंगे। जो जिसका टैक्स बनता है वो क्यों नहीं देता, और इसके अंदर हम सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा ये जो नैब के बिल अप्रूव हुए हैं और उसके बाद अब क्या होने जा रहा है और उसकी शॉर्टफॉल्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अलीना, आपकी तरफ मैं आता हूं। ये जो तरमीमी बिल एक्ट पास हुआ है और कहा जा रहा है कि जी इससे अब बहुत सारी चीज़ें जो गलत थी वो अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं इसके फॉल आउट की बात करूं तो जो माहिर कानून है उनके मुताबिक ये जो मज़कूरा बिल है और इस पर जो कवायद बनाए गए हैं, इससे बड़े बड़े जो सियासी ख़ानदानों के ऊपर करप्शन के केसेस जो नैब के दायरे में अर्लियर आते थे वो इससे निकल जाएंगे। स्पेसिफिकली पनामा केस की अगर मैं बात करूं तो जो मुल्ज़मान है उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो बिल्कुल क्लियर होंगे। ये पहला पॉइंट है इसका, अगर इसके फॉल आउट्स की बात करें। जी मंसूर, अव्वल तो ये कानून जब देखते हैं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक आम आदमी भी अगर ये कानून पढ़ेगा तो उसका पहला इंप्रेशन यही होगा कि शायद नैब के जुरिस्डिक्शन से बड़ी चीजों को मुबर्रा कर दिया गया है, नैब के पावर्स को बड़ी हद तक क्लिप करने की कोशिश। अच्छा, इसमें राइट्स एंड रॉन्ग्स दोनों यकीनन मौजूद हैं कि जहां पर कुछ शिकें इस तरह की हैं कि भाई नैब ऑलरेडी जिस तरह से हम देखते थे 99 के बाद, 99 में जब उसकी इंसेप्शन थी उसके बाद से लेकर अब तक नैब जो को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, आपके लॉ मिनिस्टर भी कहते हैं कि भाई इसका बेदरीग इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल जो है वो बड़े जालिमाना तरीके से किया गया। सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब इदारे को बड़ा यूज किया गया, सियासतदानों के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इसको बड़ा इस्तेमाल किया गया। लेकिन जहां पर कुछ शिकेस की ऐसी थी कि आपने देखा इवन जावेद इकबाल साहब के इस टेन्योर के दौरान हमें नजर आता था कि भाई प्रेस रिलीज के जरिए पॉलिटिशियंस का बताया जाता था, उसमें एक इंप्रेशन ये देने की कोशिश की जाती थी कि भाई सियासतदान जो है उन्होंने इतने अरबों की करप्शन की, अच्छा इन पे इंक्वायरी या रेफरेंस जो है वो दायर करने की तरफ जा रहे हैं। सो प्रेस रिलीज वाला चीज से इसको वो कर दिया है, इसको खत्म किया है। नैब के कानून में जमानतों की का हक जो है वो नहीं हुआ करता था, तो उस चीज को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। फिर यानी कि पॉजिटिव्स इसमें काफी होंगे, लेकिन जहां पर बेनामी की डेफिनेशन चेंज की गई है, एसेट्स की डेफिनेशन चेंज की गई है, हर चीज को मॉनेटरी बेनिफिट से लिंक करने की कोशिश की गई है। सो एक तासुर ये मिल रहा है कि भाई और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन पे डाल दिया गया है। सो अक्यूज पर कोई नहीं हो, जबकि इंटरनेशनली कानूनी माहिरीन कहते हैं कि भाई इंटरनेशनली आपके अक्यूज को भी जो है उस पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। सो अभी यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं इस नए कानून के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ ओनली लाइज विद द प्रोसिक्यूशन। अलीना मुझे जरा ये पॉइंट, अलीना तो फिर आपको 5 साल की कैद है और 1 मिलियन का यानी कि 10 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा कि अगर आपने साबित नहीं कर सके, यानी कि कोई भी कर सके। अलीना मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, अलीना मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अली गौर भाई जरा ये पॉइंट, आप माशाल्लाह खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये पॉइंट आप जरा समझिएगा जो बता रहा हूं मैं आपको। बेनामी असासों को निकाल दिया गया है और नैब कानून का सेक्शन 14 खत्म कर दिया गया है। पहले ममनुआ रकम से मुतल्लिक सबूत मुल्जिम फराहम करता था। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास मेरी इनकम 10 लाख रुपया है और मैं महीने का 1 करोड़ रुपया अकाउंट में डाल रहा हूं या कहीं ट्रांसफर कर रहा हूं और मुझे नैब पूछता है कि भाई ये कहां से कर रहे हो, तो मैं बताता था कि भाई यहां से कर रहा हूं। लेकिन अब ये होगा कि मैं नैब को कहूंगा तुम ढूंढ के दिखाओ ये कहां से मैं कर रहा हूं। अली भाई कैसे कर लिया ये आपने सब कुछ, ये तो समझा दे मुझे।
देखिए बात ये है कि जो हम नैब के ऊपर बहस कर रहे हैं ना, जी बिस्मिल्लाह। ये 2-3 तबकात का होना टॉप शो में जरूरी। एक तो नैब से रिलेटेड जो वकला हैं जो अदालतों में पेश होते हैं, अगर इस पर कोई हमने बात करनी है इस मौजू पर तो इनका प्रोग्राम में होना जरूरी है। बाकी एज अ मेंबर नेशनल असेंबली में और इब्राहिम साहब बैठे, लेकिन मैं 2 मोटी चीजें आपको बयान करता हूँ। वैसे तो इसके लिए एक डिटेल प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, देखिए बात ये है कि ये नैब का काला कानून जो है ये सिर्फ करप्शन को रिकवर करने के लिए या रोकने के लिए नहीं बनाया गया था, ये डिक्टेटर्स का बनाया हुआ कानून है और इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था। और दूसरी बात ये है कि जब ख्वाजा साहब रशीद की बेल हुई थी तो उस बेल में आपको पता है क्या अदलिया के जजेस के रिमार्क्स क्या थे कि नैब एक वो इदारा है जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात ये इसी इदारे को ये क्रेडिट जाता है कि इस इदारे की इन्वेस्टिगेशन की वजह से, इस इदारे की जांचों की वजह से लोगों ने खुदकुशियां की जेलों के अंदर और घरों के अंदर। फिर इस इदारे की वजह से वाइस चांसलर और असातिज़ा जो कि हमारे मुआशरे का बेहतरीन तबका होता है उनको हथकड़ियां पहनाकर जो है वो अदालतों में पेश किया गया। देखिए करप्शन 2 तरह की होती है, एक वो होती है कि आप अपना टैक्स चोरी करें, ये इशू ये सब्जेक्ट FBR का है। और दूसरी बात ये है कि आपके बेशुमार FIA मुल्की ऑलरेडी इदारे हैं, उसके साथ साथ आपने एक विक्टिमाइजेशन का और लोगों को विक्टिमाइज करने का एक पैरेलल निजाम तैयार किया। अभी आप पनामा की बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि पनामा में जितने लोगों के नाम आते थे मां सवाए मियां नवाज शरीफ के बाकियों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और को हाथ डाला गया। आज तक किसी से पूछा गया कि भाई आपका उसमें नाम आया था? पिछले दिनों में एक और भी आया था, तो पनामा के बाद भी कोई वो नंबर 2 भी एक अभी उसके अंदर आया। पेंडोरा बॉक्स अली भाई, पेंडोरा बॉक्स के ऊपर किसी की अकाउंटेबिलिटी की गई, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। मकसद ये है कि अगर हम टॉप शोज में बैठकर न्यूट्रल बात ना करें, मुआशरे इंसाफ पर मबनी बात ना करें, अगर हम दोनों चीजों के, कौन कहता है कि इंसाफ नहीं होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, मेरिट पर होना चाहिए, जिसमें विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, जिसमें कोई पॉलिटिकली इंजीनियरिंग का आंसर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है भाई, आई एग्री ऑन दैट। देखें इसका मेन मकसद यही है कि विक्टिमाइजेशन ना हो, अकाउंटेबिलिटी ठीक हो, लेकिन मैं तो आपसे बात ही सिर्फ फॉल आउट्स की कर रहा हूं। बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन मीडिया जो आपके फॉल आउट्स हैं, मेरा फर्ज है कि मैं उसको हाईलाइट करूं। इब्राहिम भाई, पब्लिक एट लार्ज लोगों को धोखा देना, उन्होंने कहा जी 50 लोगों को धोखा देना नहीं होता, 100 लोगों को धोखा देना होता है। मनी ट्रेल की शर्त खत्म कर दी गई है। सो मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो हैं वो जो मर्जी करें, वो नैब के शिकंजे से अब बाहर निकल जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं इसमें किसका फायदा है और किसका नुकसान है? 50 लोगों का नुकसान नहीं है, 100 लोगों का नुकसान है, और अगर 99 भी हुआ उसका भी शायद वो कह दें कि नहीं है। इसका अब क्या करेंगे आप? देखें, ये मैं तो पहले हम लोग कह चुके हैं कि NRO2 है, पहला मुशर्रफ ने दिया था, अब देने वालों ने दे दिया है। और बड़ी सिंपल सी बात है इसमें। देखिए इसमें बाप और बेटा दोनों बेल पे हैं, उनको फायदा होगा। उसके अलावा 60% जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो बेल पे हैं, उनको फायदा होगा। तो बात तो बड़ी क्लियरिटी के साथ आ गई है। और वो खुर्रम दस्तगीर ने वैसे भी बता दिया कि यार ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे थे, महंगाई का कोई चक्कर नहीं था। और बाकी ठीक है, उन्होंने आके उसको डबल भी कर दिया महंगाई को, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। अब असल मसला जो है वो यही है कि इन्होंने अपने केसेस भी खत्म करवाने थे, और वो जो इनको भेजने वाले थे आका बैरून ममालिक से, वो जिसका हमने वो लफ्ज इस्तेमाल किया था फॉरेन इंटरवेंशन, वो इंटरवीन करके उन्होंने इनको यहाँ पे बिठा दिया है। दुनिया की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है कि मुल्क का वजीर आजम भी और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला भी दोनों बेल पे हो, और सुबह उन्होंने पेश होना और रात को एक वजीर आला बना दिया जाए, एक वजीर आजम। फिर आप देखें जुल्म की इंतहा के, तो एक बंदा अब
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं और हाई कोर्ट लाहौर ने उसको डिफाइन भी कर दिया है कि ये जो वोट दिए गए हैं ये वोट काउंट नहीं हो सकते टुवर्ड्स पंजाब गवर्नमेंट। अगर वो वजीर आला जिसकी वजह से बना, अगर वो वोट ही काउंट नहीं हो सकते तो वो वजीर आला किस बात का है। लेकिन जनाब मिठाई के साथ बैठे हुए हैं। 25 को क्या हुआ आप लोगों के सामने है। हमने ऐसे महसूस किया था कि हम कोई इंडियन ऑक्युपाइड एरिया में फिर रहे हैं और हमारे ऊपर इंडियन फोर्सेस शेलिंग कर रही है। आप क्यों पार्लियामेंट से बाहर गए हैं इब्राहिम भाई? आप लोग क्यों पार्लियामेंट छोड़ के गए हैं? आपको पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए था। आपने उनको स्पेस दी, उन्होंने पूरी स्पेस ली। हम लोग तब कलप रहे थे आप लोगों को अपने टॉक शोज में, अलीना अपने टॉक शो में, हम सारे, कि आप लोगों को नहीं पार्लियामेंट से जाना चाहिए। आप चले गए। अब उन्होंने आपको जिस तरह वो आपको पेलते हैं वो सबको पता है। अब आप इसका एक छोटा सा जवाब मेरे से ले लीजिएगा जी। बात ये है 69A स्टेट बिल्कुल क्लियरली कहता है कि प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल असेंबली कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। अब जब आपने उसको करके बल्कि डिक्टेशन भी साथ दे दी कि इतने बजे यूं होगा और ये इतने बजे आपकी वोटिंग होगी, तो उससे क्लियर हो गया सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट खत्म कर दी गई। हम कोई यहाँ पर कोई जाती मफाद के लिए तो नहीं आए हुए थे, मुल्क और कौम के लिए आए हुए थे। जब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को ही खत्म करके जुडिशियल मार्शल लॉ लगा दिया गया तो उसमें हमारा बैठना बनता नहीं था। बेशक आप जो कह रहे हैं आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशनली एक चीज को देखना था कि जिस चीज को 22 करोड़ ने सुप्रीम किया है पार्लियामेंट को, उसको उन्होंने उड़ा के एक तरफ फेंक दिया और मकसद है कि फिर स्टूजीज को ला के बिठा दिया और वो जिस तरह कह रहे हैं वो उस तरह काम चलाए जा रहे हैं। इस तरह से कौमें या मुल्क नहीं चला करते। मकसद है टेम्परेरी अरेंजमेंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट बेसिस पे ऐसे जो है कौमें नहीं चलती। ओके अलीना, आपकी तरफ में आता हूं। जरा इसका जो सेक्शन 5U है, इस तरमीम से वफाकी वुज़रा की जो हमारी हाउसिंग स्कीमें हैं उनको फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा नैब अब FIR दर्ज नहीं कर सकेगी, प्रोसेस कोर्ट में जाएगा। 6 माह में मुकदमा ना हुआ तो केस ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 24F को भी ख़त्म कर दिया गया है। चेयरमैन अब नोटिफाई नहीं कर सकता, जिससे गवाहों को मदद मिलेगी। ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, ये इसके फॉल आउट हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मंसूर साथ साथ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, आपने भी जिक्र किया कि पार्लियामेंट में, मौजूदा पार्लियामान में जो अराकीन इस वक्त जो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बशमूल वजीर आजम के वो तमाम मेंबर्स जो कि मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और जो ये कहा जाता है, ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं कह रहे कि भाई 60% काबीना के जो मेंबर्स हैं वो बेल पर इस वक्त, ये हकीकत है। मुकदमात से क्या निकला अब तक वो सबके सामने है, वो किस तरह से अगर उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही थी या वो भी सबके सामने है, और कन्विक्शन रेट आपको पता है आपके मुल्क में किस तरह का एक नील नजर आता है। लेकिन कहने का मकसद है कि क्या फिर वो मेंबर्स या पार्लियामान की अराकीन इस इंप्रेशन को कि इस कानून के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज वो खुद हैं, इस इंप्रेशन को कैसे निगेट कर सकेंगे कि जब वो इस पूरी कानून साजी के अमल का हिस्सा वो खुद थे। आपको याद होगा ECP रूल्स के हवाले से की चेंजेस के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट में अस्खुद नोटिस, और वो अहम केसेस पर जो अस्खुद नोटिस की समाअत के दौरान जज साहिबान के रिमार्क्स थे कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मफादात का टकराव है कि जो लोग, जो अराकीन ECL की रूल्स में तब्दीली कर रहे हैं, वही अराकीन इस वक्त उसके बेनिफिशियरीज नजर आ रहे हैं, काबीना का हिस्सा हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? सो ये पर्सन, और हमारे यहाँ अदालत की जजमेंट्स मौजूद है जो कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी कहते हैं कि नहीं हो सकती, और उसके खिलाफ जजमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। सो बहरहाल अभी बड़ा सवाल ये होता है कि जब अदालत भी इस बात को कह चुकी है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी इस हवाले से सामने है कि हमें ये भी देखना होगा कि पार्लियामेंट में वन साइडेड तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त, हकीकत बात यह है कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। आपने भी कहा, इब्राहिम साहब ने सवाल भी किया,
और जहां पर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ये कहें कि अगला इलेक्शन उन्होंने नून लीग की टिकट पे लड़ना है, तो फिर क्या पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे भी बहुत सवालात आयद हो जाते हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट पर एक पार्लियामेंट की या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को क्या अदालत रिवर्स कर सकती है, वो अदालत कानूनी माहिरीन के मुताबिक कि भाई वो उसके लिए देखा जाएगा कि इस कानून की कोई शिके आइन से मुतसादिम तो नहीं, जिसके ग्राउंड्स पे और जिन फंडामेंटल्स को देखते हुए अदालत डिसाइड करेगी या इसको इस पर बात करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब तक तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है, डिसाइड इन्होंने जरूर किया था। आप जरूर ये इब्राहिम साहब से पूछ लेंगे ये कब तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं बिल्कुल, मेरे पास इस वक्त टाइम खत्म हो गया। लीना शिगरी थैंक यू वेरी मच, इब्राहिम खान साहब थैंक यू वेरी मच, अली गौहर बलोच साहब बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने नाब तरमीम की हैं, बिल्कुल करें, लेकिन उसके जो फॉल आउट्स हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है, जिसको हाईलाइट करना मीडिया का फ़र्ज़ है, इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर पूरे मुल्क में अगर ऐसे लोगों को लग रहा है और न्यूट्रल लोगों को लग रहा है, वो लोग जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच नहीं है, आपको मीडिया बता रहा है कि जी इन चीज़ों को एड्रेस करें क्योंकि इनसे बेनिफिशरी जो हैं वो बहुत सारे बड़े मगरमच्छ होंगे, उसको एड्रेस करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। एक नंबर 2, चाइना ने पैसे भेज दिए, रोल ओवर्स हो जाएंगे, IMF का प्लान शुरू हो जाएगा, चीज़ें रोल ओवर हो जाएंगी थोड़े दिनों के लिए, फिर शायद इकॉनमी ठीक हो जाए और हम लोग कहेंगे जी पाकिस्तान एशिया टाइगर बनने जा रहा है और ऐसी चीज़ें। नो, अगर आपने मुल्क को ठीक करना है, लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। हर एक ने अपना रोल अदा करना है। ये 22 करोड़ अवाम, ये 23 करोड़ अवाम में हर इंडिविजुअल ने अपना रोल अदा करना है। इट्स नॉट पॉसिबल कि 5%, 6%, 10% लोग काम करें और बाकी के सिर्फ बैठ के खाएं। वो वक्त गुजर गया हुआ है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, पार्लियामेंट का किरदार बहुत अहम है। अगर आज ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं जो कि कहते हैं अगला इलेक्शन मैंने नून लीग से लड़ना है, और जब वो पार्लियामेंट से वॉकआउट करके जाते हैं तो इस पर सिर्फ पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान हंस सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जमहूरियत का मजाक ना उड़ाएं, जमहूरी ताकतों को पार्लियामेंट के अंदर रखें, और ये जो लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं इनको पार्लियामेंट के अंदर आके अपना रोल अदा करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।